शुरू करते हैं आज। सत्येंद्र, आज शुरू करते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी अपनी क्लास शुरू कर दिए हैं और ऑफलाइन भी क्लास शुरू कर दिए हैं। एडीओ के बारे में एक क्लासेस हैं, है ना। और एडीओ के बारे में मैं बताऊं कि पोस्ट जो है उन लोगों के लिए पोस्ट ज्यादा अच्छा होगा जो लोगों को गणित रीजनिंग कम आता है, कंप्यूटर वगैरह क्लास वगैरह जो है कम आता है, उन लोगों के लिए ये क्लास ज्यादा बेहतर रहेगी। एडीओ में 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट है कुल मिला के। उसमें पहला पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक, बस 2 मिनट इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, नियम इनकी, इसमें पहला पार्ट पूछा गया है। आज जो हम पहले बारे में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में। ठीक, दूसरा जो इसका पार्ट है, कम अपन 15-15 दिन का सेगमेंट रखेंगे, 15 से 20 दिन का एक सेगमेंट रहेगा हमारा एक विषय का। और दूसरा जो क्लास होगा वो आजीविका मिशन पर रहेगा, आजीविका। तीसरी जो क्लासेस होंगी, तीसरा जो टॉपिक रहेगा, मतलब मेन सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा किस पर, ग्रामीण विकास पर। ठीक, और सदैव मैं बता दूं कि ये तीनों का 30-30 नंबर, हर पार्ट में 30-30 नंबर पूछे जाने हैं आपसे। ठीक है, 30-30 नंबर के एक पार्ट में 30-30 नंबर पूछे जाने हैं। चौथा जो पार्ट होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य अध्ययन का। इस बार जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें कंप्लीट सामान्य अध्ययन नहीं है, पूरा सामान्य अध्ययन नहीं है सत्यम। इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको बता दूं। इसमें एक तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा आपका करेंट इवेंट। ये 3 ही भाग सामान्य अध्ययन में रखे गए, 3 भाग रखे। और यहां से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके, 30 प्रश्न जो है पूछे जाने हैं। 30 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न पूछे। और 5वां पार्ट जो होगा वो किसका होगा, हिंदी का होगा। यहां से भी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक, तो इसमें कहीं पर भी क्या है, गणित रीजनिंग नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ठीक, गणित रीजनिंग भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो आपको कठिन लगे। इसमें सिर्फ सामान्य अध्ययन में सिर्फ संविधान और छत्तीसगढ़ का भी पार्ट जो है ना, ऐसा पूरा पार्ट नहीं, भूगोल वाला पार्ट तो हटा ही दिया है वो। उसमें कौन से पार्ट है आपका, जनजाति वाला पार्ट है, पर्यटन वाला जो पार्ट है, जो सरल पार्ट पड़ता है वो वाला पार्ट ये है। और पहला अपन टॉपिक जो शुरू करते हैं वो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, ये अपन शुरू करते हैं। ठीक है, और ये क्लास को बढ़ाते हैं अपन। ये सामान्य चर्चा थी, एक एक करके अपन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ का गठन तो कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। और इससे पहले पंचायत राज गठित हो चुका था, पहले भी चलते आ रहा था। और अगर इतिहास के हिसाब से देखें कि पंचायत का इतिहास क्या है। ठीक है, पंचायत का इतिहास क्या है। ग्राम पंचायत को जानने से पहले ये तो जानना होगा ना कि पंचायत क्या है। तो हमने देखा कि जो प्राचीन समाज में क्या होता था कि जब भी कोई न्याय निर्णय करना होता था, कभी किसी छोटी छोटी चीजों पर क्या करना था, कोई न्याय निर्णय करना तो लोग पंचायत बुलाते थे। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। जो पंच परमेश्वर कहानी वगैरह पढ़ा है हमने, वो पंच परमेश्वर का जो है वो चीजें हुआ करती थी। ये सब क्या कराते थे, पंचायत कराते थे, और पंचायत के अंतर्गत वो सारी चीजें आती थी। अगर आप देखें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, तो प्राचीन भारत में पंचायत का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो कब मिलता है, आपने वैदिक काल में मिलता है। ठीक, पंचायत का पहला उल्लेख कब, प्रथम उल्लेख ये कहां मिलता है, आपने वैदिक काल में। और वैदिक काल में पंचायत सीधे तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ग्राम प्रमुख का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रमुख का। और ग्राम प्रमुख को कहा जाता था, क्या कह दिया जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी, ग्राम प्रमुख को क्या कह देते थे, ग्रामीणी नाम से संबोधित करते थे। कब, वैदिक काल में। वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों घटनाक्रम है। इनका टाइमिंग क्या रहा होगा, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में।
ग्राम प्रमुख जो हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? ग्रामीण कहलाते थे, गांव का प्रमुख हो जाता था, सामान्य सी बात है। वैदिक काल के बाद दूसरा जो काल आता है वो कौन सा आता है? जैन धर्म का काल या बौद्ध काल, जो अपन कहते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के काल में इन सब चीजों का भी जिक्र मिलता है। उस समय भी समाज तो हर समय मौजूद था, और जहां जहां भी समाज था वहां वहां पंचायत थी, लोग आपस में चर्चा करके न्याय निर्णय किया करते थे। ठीक, तो इसके भी वैदिक काल में भी ग्राम प्रमुख का उल्लेख मिलता है। ग्राम प्रमुख को यहां कहा जाता था ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। ठीक, पहला चीज, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। बौद्ध काल में ग्राम प्रमुख को क्या कह दिया जाता था? ग्राम भोजक कह दिया जाता था। दो चीजें हो गए। तीसरी चीजें हैं कि ग्रंथों के आधार पर अगर आप देखेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म जिनमें भी हो, ग्रंथों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो एक ग्रंथ का नाम आता है स्मृति ग्रंथ। ठीक, ग्रंथ दो टाइप के होते हैं। पहला जो ग्रंथ होता है सेलेन, वो ग्रंथ कहलाता है श्रुति ग्रंथ, और दूसरा जो ग्रंथ होता है स्मृति ग्रंथ। जो श्रुति ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जो सुन सुनकर आए हैं, लिखा हुआ नहीं मिलता। जैसे जो वेद हैं वो सब किस में आते हैं? श्रुति में आते हैं। लेकिन जो लिखित है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे पुराण हैं, उन सब ग्रंथों को क्या कह दिया जाता है? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में पंचायत का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है? पंचायतों का उल्लेख मिलता है, और ये यहां पर पंचायत का उल्लेख मिलता है। इसलिए पंचायत शब्द लिखा गया है, पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये तीनों घटना किसकी हैं? वैदिक काल की हैं। पहला, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था, टाइमिंग था 1000 से 600 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में ग्राम प्रमुख को ग्राम भोजक कहा जाता था। स्मृति ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके अलावा स्मृति ग्रंथों में एक ग्रंथ जिनका खास जिक्र करना चाहता हूं मैं, मौर्य काल में कौटिल्य, किसने? कौटिल्य ने ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम है उसका अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ग्रंथ का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य मतलब विश्वगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। मौर्य काल में कौटिल्य जो चाणक्य था, चाणक्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र में पंचायत को एक इकाई माना है। पंचायत को किसकी? प्रशासन की इकाई मानता है। मतलब कौटिल्य भी कहता है कि जो पंचायत है प्रशासन की एक इकाई है। इकाई का मतलब प्रशासन, जो पूरा राज्य होगा, देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद खंड, खंड के बाद पंचायत। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वो कौन होगी? पंचायत होगी। ये किसने कहता है? कौटिल्य कहता है। मतलब मौर्य काल में भी जब अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है, तो मौर्य काल में भी क्या रहा होगा? पंचायतों का उल्लेख रहा होगा, पंचायत रही होंगी। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, एक पद का उल्लेख मिलता है, और उस पद का नाम है ग्रामिक। क्या नाम मिलता है? ग्रामिक। यह पंचायत का प्रतिनिधि हुआ करता था मौर्य काल में। देखिए, ग्रामीणी, ग्राम भोजक, इसके बाद कौन है? ग्रामिक। मतलब मौर्य काल में जो कौटिल्य ने जिस पंचायत प्रतिनिधि के बारे में बात की है, वो किसके संदर्भ में बात की है? ग्रामिक के बारे में बात की है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन हुआ करता था? ग्रामिक नाम का व्यक्ति हुआ करता था। इससे पहले ग्रामीणी हुआ करता था वैदिक काल में, फिर ग्राम प्रमुख ग्राम भोजक हुआ करता था, और फिर ग्राम पंचायत ग्रामिक कहलाते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। देखिए, तो मौर्य काल में जो ग्राम पंचायत व्यवस्था थी, इकाई थी, उसको बाद में हर्ष ने भी क्या किया? हर्ष नामक जो सम्राट हुआ, हर्ष ने भी इसको क्या किया? स्वीकार किया है। ठीक, मौर्य काल के बाद किसने स्वीकार किया इसको? हर्ष ने स्वीकार किया। हर्ष नामक जो शासक था उसने स्वीकार किया। मैं हर्ष नामक शासक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मौर्य काल का जो सिस्टम था उसको हर्ष ने एज इट इज स्वीकार किया, और हर्ष ने जो प्रशासनिक व्यवस्था में, इसके एक शिलालेख है
हर्ष का शिलालेख, मधुबन, क्या नाम दिया इसका? मधुबन शिलालेख। में किसका उल्लेख है? पंचायत का उल्लेख है। ठीक, हर्ष ने भी अपने शिलालेख में किसका उल्लेख किया है? पंचायत का उल्लेख किया है। बस यही जानना है कि हर्ष नामक जो व्यक्ति था, मौर्य काल के बाद इसने अपने पंचायती राज का जिक्र किया और अपने शिलालेख में, जो कौन सा शिलालेख है? मधुबन शिलालेख है, इसमें पंचायत का उल्लेख किया है। ठीक, इसके बाद बहुत बार पंचायत तो किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रही है। 9वीं 10वीं शताब्दी, कब? 9वीं और 10वीं शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आईएमपी है। ठीक, टाइमिंग है किसका? चोल प्रशासन का। और चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है क्या रही है? ग्राम प्रशासन। ठीक, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता अगर क्रम से आप देखें तो 9वीं 10वीं शताब्दी में किसका शासन आता है? चोल प्रशासन का जिक्र मिलता है। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? ग्राम प्रशासन। चोलों ने इसका उल्लेख किया है किसमें? अपने जो है उत्तर मेरु शिलालेख में। उत्तर मेरु शिलालेख में, इसमें उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता, आजादी। चोल प्रशासन ने ग्राम प्रशासन को क्या दिया है? आजादी दी थी कार्य करने के लिए। ठीक, और इसका उल्लेख कहां मिलता है? उत्तर मेरु शिलालेख। कब? 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? ये ग्राम प्रशासन। और ये कहां उल्लेख मिलता है इसका? उत्तर मेरु शिलालेख में। ठीक, क्लियर है ये बात? आगे मैं आपको बताऊं, उत्तर मेरु शिलालेख में सिर्फ पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया है। चोल प्रशासन में किसके बारे में बताया गया? उत्तर मेरु शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है? ग्राम प्रशासन के बारे में बताया गया है। साथ में एक चीज और बताया गया है। क्या बताया गया है? एक शब्द का नाम मिलता है कुर्रम। किसका नाम मिलता है? कुर्रम। ये कुर्रम जो था, ये पंचायतों का संगठन था। पंचायत संगठन, कई पंचायत मिलकर कुर्रम नामक एक संस्था स्थापित करते थे। कुर्रम नामक संस्था स्थापित करते थे जो पंचायतों का संगठन हुआ करता था। और यह भी एक संगठन कैसा था? स्वायत्त। कैसा संगठन था? स्वायत्त मतलब स्वतंत्र संस्था था, खुद निर्णय लेने वाला संस्था था, स्वयं के निर्णय चलता था, चुनी हुई संस्था हुई रहती थी। स्वायत्त संस्था कहने का मतलब क्या है? चुनी हुई संस्था है। क्लियर? ठीक, तो 9वीं से 10वीं शताब्दी में चोल प्रशासन, ग्राम पंचायत की प्रमुख विशेषता इसकी रही है। दूसरा, उत्तर मेरु शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है, कुर्रम का उल्लेख मिलता है। कुर्रम मतलब पंचायतों का क्या है? संगठन है जो स्वायत्त है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक, ये आपके क्या हो गए? अब प्राचीन भारत में है उनका। इसमें भी और बताया गया है कि जो चोल प्रशासन हुआ करता था, इस चोल प्रशासन में 8 समितियां हुआ करती थी। कितनी समितियां होती थी? 8 समितियां। ठीक, पंचायत जो है, जो वर्तमान समितियां चलती हैं, आप आगे भी पढ़ने वाले हैं कि पंचायत में कौन कौन सी समितियां होती हैं, कितनी कितनी समितियां होती हैं। इन समितियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन प्रशासन में भी क्या हुआ करता था? 8 प्रकार की समितियां हुआ करती थी। ठीक, बस चोल प्रशासन में इतना ही कुछ। इसके बाद किसी न किसी रूप में, अब चोलों की बात अगर ये दक्षिण भारत की बात थी, उत्तर भारत में भी उस समय किसका शासन था? मुस्लिमों का शासन हुआ। और मुस्लिमों के शासन के बाद मराठों का शासन हुआ। मुस्लिम मराठा आए। मुस्लिम मराठा में भी किसी न किसी रूप में भी प्रशासन होता रहा। एग्जैक्ट उनका कोई वर्णन तो नहीं मिलता है, लिखा हुआ तो नहीं मिलता है, लेकिन मध्यकाल में अगर देखा जाए, किसमें? मध्यकाल में अगर देखा जाए
तो दो संगठन हुए, एक मुस्लिम और दूसरे क्या हुए, मराठे। इन दोनों में भी किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत थी, चाहे संगठन के रूप में था, स्वतंत्रता तो नहीं थी लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में थी। मध्यकाल में इनके बारे में चर्चा करने लायक नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में, इस काल में कलचुरी काल में पंचायतों की एक व्यवस्था हुआ करती थी। उस व्यवस्था का नाम था पंचकुल। ठीक, स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी व्यवस्था थी? पंचकुल नामक एक नागरिक संस्था हुआ करती थी, जो क्या करती थी, इनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो कहते थे महत्तम, और जो सदस्य होते थे वो क्या कराते थे, महत्तर। ठीक, पंचकुल नामक छत्तीसगढ़ में संस्था थी। किस काल में? कलचुरी काल में संस्था थी, जो स्थानीय स्वशासन का काम देती थी। महत्तम इसके सदस्य हुआ करते थे, और जबकि सदस्य क्या होते थे, महत्तर नाम के जो है सदस्य हुआ करते थे, जो स्थानीय प्रशासन काम देती थी। स्थानीय प्रशासन का कहने का मतलब क्या है कि वो ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यक्रम अपने आयोजित कर रहे थे। ग्राम पंचायत से संबंधित जो कार्य होते थे वो कौन करता था? पंचकुल नामक संस्था करती थी। क्लियर है? संस्था का नाम क्या था? पंचकुल। ठीक, और ये किसके काल में हुआ करता थे? कलचुरी काल में। ठीक, इसके काल में, इसके बाद मध्यकाल में कोई ऐसा विशिष्ट जो है इसका चर्चा नहीं मिलता है कि मध्यकाल में कोई और चर्चा मिला हो। अलग अलग रूपों में रहा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था, इसलिए अपन इसको चर्चा कर लिए। आधुनिक काल में अगर देखा जाए, किस काल में? आधुनिक काल में। ठीक, आधुनिक काल का दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले किस काल में? ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में 1872 का जो टाइमिंग है वो किसका है? लॉर्ड मेयो का है। लॉर्ड मेयो इस समय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की, बहुत सारे काम किए। 1872 में मेयो ने स्थानीय स्वशासन के लिए, किसके शासन के लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए ठीक है। ठीक है, ठीक है। लॉर्ड मेयो काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया कि स्थानीय स्वशासन के बारे में पहली बार जिक्र मिलता है। लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या बताया? इसमें बताया कि प्रशासनिक दक्षता को लेकर, किसको लेकर? प्रशासनिक दक्षता स्थापित करने के लिए इसने पहली बार इसकी बात की, स्थानीय स्वशासन की बात की। इसने कोई स्थापित नहीं किया, कोई पंचायत स्थापित नहीं किया इसने, और नहीं कोई किसी ने क्या किया, कोई नगर निगम स्थापित किया, इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने क्या किया 1872 में कि प्रशासनिक दक्षता स्थापित करनी है, और इसके लिए क्या होनी चाहिए? पंचायतों और नगरीय संस्थाओं में कैसे होने चाहिए? निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक, क्या क्या लॉर्ड मेयो ने 1872 में इसकी आवश्यकता पर बल दिया कि लॉर्ड जो मेयो थे वो स्थानीय स्वशासन के बारे में पहली बार कहते हैं कि प्रशासनिक दक्षता के लिए पंचायतों और नगरीय संस्थाओं में, नगर संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि होनी चाहिए। कैसे प्रतिनिधि होने? निर्वाचित। जैसे आज जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित मतलब चुने हुए होते हैं।
तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार 1872 में कहा कि इस तरह के निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए, पहली बार। इसके बाद दूसरा अगर देखें 1882 में लॉर्ड रिपन, किसने? लॉर्ड रिपन ने। इसने कहा कि पंचायत तो होने चाहिए, लेकिन पंचायत कैसे होने चाहिए? ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, ये तीनों की गठन की बात 1882 में सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक, लॉर्ड रिपन ने 1882 में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत की बात कही। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। मतलब वो क्या है? स्थानीय, भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने वाला पहला व्यक्ति, मतलब ग्राम पंचायत, नगरीय निगम, कुछ भी जो स्थानीय स्वशासन है उनके बारे में स्थापित करने के बारे में सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड रिपन है। क्लियर है? लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले क्या किया था? इसीलिए इसे ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही, जिला पंचायत की स्थापना की बात कही और न्याय पंचायत स्थापना की बात कही। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता, जनक माना जाता है स्थानीय स्वशासन का। ग्राम पंचायत वगैरह सब स्थानीय स्वशासन है। ठीक, तीसरे नंबर पर 1919 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, जिसे क्या बोल जाते हैं? मार्ले मुंटो सुधार कहा जाता, सॉरी मॉन्टेस्क्यू सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, अब 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया, जिसे क्या कहा था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस सुधार में पहली बार, अच्छा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में बता दूं, इसमें दो चीजें रखी गई थी। पहले क्या होता था? जो कानून बनाया जाता था वो कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते थे। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार कहा गया कि जो कानून बन रहे हैं वो न सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ कानून क्या बनाएगी? राज्य सरकारें यानी प्रांतीय सरकारें भी कानून बनाएंगी। मतलब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत यह व्यवस्था दे दी गई कि कानून जो हस्तांतरित विषय होते हैं, कुछ विषयों को हस्तांतरित करके कहा किसको दे दिया जाएगा? राज्यों को दे दिया जाएगा, प्रांतों को दे दिया जाएगा। तो यहां पर स्थानीय स्वशासन जो था, स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो किसको दे दिए गए? प्रांतों को दे दिए गए, सौंप दिए गए। मतलब अब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार यह तय किया गया कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा तय किया गया कि स्थानीय शासन यानी पंचायतों के संदर्भ में जो भी कानून बनेगा वो कौन बनेगा? राज्य सरकार बनेगा। और अभी तक आज भी वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। आज भी कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार ही पंचायतों के संदर्भ में कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार कब आया था? भारत शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इन सब के टाइमिंग में ये हुआ था। तीन घटनाक्रम ब्रिटिश काल में, तीन घटनाएं के बारे में याद रखिएगा। 1872 में लॉर्ड मेयो स्थानीय स्वशासन के बारे में इन्होंने पहली बार बताया कि प्रशासनिक दक्षता लाना है, इसलिए पंचायतों और नगर संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए। दूसरी बात ब्रिटिश काल में किसने किया? 1882 में, 10 साल बाद, 72 से सीधे 82, 10 साल बाद लॉर्ड रिपन ने कहा ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना करनी है और स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें माना जाता है, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और तीसरी बात 1919 में भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें पंचायतों को जो स्वशासन है उनको किसको सौंप दिया गया? प्रांतों को सौंप दिया गया कि इनके संदर्भ में कौन कानून बनाएगा? प्रांत बनाएंगे। ये आधुनिक भारत का इतिहास रहा है। आधुनिक काल में पंचायतों का क्या इतिहास रहा है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि आजादी से पहले भी कई जगह पंचायतों के संदर्भ में कानून बने। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या क्या नोट कर सकते हैं कि 1920 से लेकर 1930 तक, कब से कब तक? 1920 से लेकर
1930 तक। ठीक, ब्रिटिश काल ही था। 1920 से लेकर 1930 तक जब ब्रिटिश काल में कहां कहां आप कह सकते हैं, मद्रास में, बिहार में, ठीक, और कहां है, बंगाल में, असम में, ठीक, पंजाब में, ठीक है। इन सभी जगह पंचायतों के संदर्भ में कानून बने। क्यों बने भाई? मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत अब यह अधिकार किसको दे दिया गया था? राज्यों को दे दिया गया था। सो राज्यों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? अपने यहां कानून बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब इत्यादि क्षेत्र में पंचायतों के संदर्भ में कब से कब तक? 1920 से लेकर 1930 तक 10 सालों के बीच में कानून बनते रहे। ठीक, ये था अंग्रेजी क्षेत्र का इतिहास। अंग्रेजी क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में कौन कौन से किस समय में क्या घटनाक्रम हुआ, वो इतिहास था उसका। ठीक, इसके बाद आजादी मिल गई। अब आजादी मिल गई, आजादी मिल जाने के बाद पंचायतों के संदर्भ में बात कही गई थी, लेकिन आजादी पंचायतों के संदर्भ में सीधे सीधे संविधान में किसी चीज को नहीं डोला गया। कई चीजें बता देता हूं। पंचायतों के बारे में सबसे पहली बार अगर कोई किसी भारतीय ने बात की, ठीक, तो सबसे पहला व्यक्ति था, कहां से लिखूं बताऊं आपको, यहां पर लिखता हूं आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायत। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायत की स्थिति क्या रही है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक, जो महात्मा गांधी थे, गांधी जो है एक बात कहा करते थे किसके बारे में? राम राज्य के बारे में। ठीक, महात्मा गांधी किसके बारे में बात करते थे? कि राम राज्य होगा। अभी भी राम राज्य के बारे में बात की जाती है। तो राम राज्य क्या होगा? तो राम राज्य, महात्मा गांधी को जो राम राज्य करने का परिकल्पना हुआ करता था, कि महात्मा गांधी जो सोचते थे कि राम राज्य क्या होगा, वो मूल अवधारणा किसकी थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। किसकी अवधारणा थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा। महात्मा गांधी का मानना था कि जो वास्तविक समस्याएं होती हैं, जो मूल समस्याएं होती हैं, वो जमीनी स्तर पर होती हैं, और जमीन के स्तर पर लोगों को, जो नागरिक होते हैं, जो समस्याएं होती है, जो जनता होती है, उन्हीं को समस्याएं होती हैं। तो स्वराज किसको दे देना चाहिए? ग्राम को दे देना चाहिए। अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे या किसी भी विचार को रखेंगे, तो ऐसे जगह क्या हो जाएगा? समस्याएं दूर हो जाएंगी, और जब समस्याएं दूर हो जाएंगी तो कैसा राज्य बन जाएगा? राम राज्य बन जाएगा। ठीक, समस्याएं दूर हो जाएंगी तो कैसा राज्य बन जाएगा? ये राम राज्य बन जाएगा। ये कौन कहता है? महात्मा गांधी। तो ग्राम स्वराज की पहली परिकल्पना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या उसके पहले भी महात्मा गांधी के विचारों के हिसाब से ये कौन करता रहा है? महात्मा गांधी करते रहे। ये ग्राम स्वराज के रूप में रहा है, और इसके संदर्भ में रहा है कि ये अपना राम राज्य की परिकल्पना के बारे में रहा है। अब संविधान सभा का गठन कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को संविधान सभा गठित हो गई। अभी तक संविधान में इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जब क्या हुआ, इसकी बैठक हुई और संविधान सभा का गठन कर लिया गया। तो संविधान सभा में सबसे पहले, कहां? संविधान सभा में गांधी जी के ही एक अनुयायी थे, उनका नाम था क्या? श्री मन नारायण। ठीक, श्रीमन नारायण ने जो है गांधीवादी योजना के तहत इन्होंने क्या किया क्या था? ये ग्राम स्वराज की मांग की, मांग रखी। ठीक, कहां मांग रखी? संविधान सभा में। संविधान सभा में सबसे पहले मांग किसने रखा? श्रीमन नारायण ने। किसलिए मांग रखा? कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना होनी चाहिए।
ग्राम स्वराज जैसी चीजें होनी चाहिए, ग्राम पंचायत जैसी चीजें होनी चाहिए जो गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना पर आधारित हो। किसने मांग रखा है? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। गांधी जी तो संविधान सभा के सदस्य थे नहीं, तो गांधी जी मांग कर नहीं सकते थे। तो गांधी जी के जो अनुयायी थे श्रीमन नारायण, उन्होंने संविधान सभा में मांग रखा कि ग्राम स्वराज की क्या होनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। ठीक। और जब ग्राम स्वराज की स्थापना होनी चाहिए तो संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था दी गई, स्थापना कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें कहां रखा गया? नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, जो कौन से भाग में है? भाग 4। ठीक, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। संविधान सभा द्वारा, यहां देखिए सबसे पहले परिकल्पना कौन कर रहा है? गांधी जी। और गांधी जी के विचार को संविधान सभा में ला कौन रहा है? श्रीमन नारायण। जब श्रीमन नारायण के विचारों को मान लिया गया संविधान सभा ने, तो इसको अनुच्छेद 40 में शामिल कर लिया। किस रूप में? ग्राम पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में। अनुच्छेद 40 कहां है? नीति निर्देशक तत्वों में, जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। संविधान के अध्यायों को क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। तो चौथे नंबर का जो अध्याय है उसमें 40 नंबर आर्टिकल जो अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बात कही गई। अब नीति निर्देशक तत्व की विशेषता क्या है वो जान लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता यह है कि नीति निर्देशक तत्वों के चीजों को जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं माने जाते। न्यायालय में प्रवर्तनीय न होने का तात्पर्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। कोई भी आदमी ग्राम पंचायत की स्थापना करवाने के लिए जोर नहीं दे सकता है, कानून से कोई वाद नहीं आ सकता है। ये मर्जी है किस पर? राज्यों की मर्जी है। राज्य अगर चाहेंगे तो अपने यहां ग्राम पंचायत लागू करेंगे, और राज्य अगर नहीं चाहेंगे तो ग्राम पंचायत लागू नहीं करेंगे। ये कब की स्थिति है? जब आर्टिकल 40 में थी। अब तो संवैधानिक व्यवस्था मिल गई, अब तो लागू करना अनिवार्य है, पंचायत शनिवार को अनिवार्य बना दिया गया है। आगे हम क्रम से आ रहे हैं, लेकिन इस दिन तक जब तक संविधान बना था, कब? ये 1950 संविधान लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये कब की स्थिति है? 26 नवंबर 1949 की स्थिति है कि अनुच्छेद 40 को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। लागू करना या लागू न करना किस पर निर्भर करता था? राज्य पर निर्भर करता था कि राज्य उसे लागू करना चाहते हैं या नहीं लागू करना चाहते, क्योंकि ये किसमें शामिल किया गया था? नीति निर्देशक तत्वों। इस बात का आभास जवाहरलाल नेहरू को हुआ। अंदाजा हुआ कि पंचायत की स्थापना करना आसान नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना लाई। 2 अक्टूबर 1952। टाइमिंग क्या है ध्यान रखिएगा, बार बार पूछ सकता है। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये प्रारंभ कहां किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक, 2 अक्टूबर को सामुदायिक 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से, पंचायतों के नाम से ना होकर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अभी वह पंचायती व्यवस्था राजनीति जो तिरस्त्री चल रही है। ठीक, लेकिन ये योजना जो है सीमित जन भागीदारी, किसकी भागीदारी? सीमित जन भागीदारी के कारण यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। ठीक, ये प्रोग्राम ही क्या हो गया? अपने आप में फेल हो गया। ठीक, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से राजस्थान के नागौर जिले में क्या कर दिया गया? लागू किया गया सामुदायिक विकास, पंचायतों संबंधित सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लेकिन ये योजना क्या हो गई? असफल हो गई। यह घटनाक्रम था कब से कब तक? गांधी जी के विचार से लेकर
सामुदायिक विकास कार्यक्रम तक। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया, तो असफलता के कारण को जानने के लिए, क्योंकि सामुदायिक कार्यक्रम विकास कार्यक्रम तो असफल हो गया, तो क्या कारण था, इसके जानने के लिए कई समितियां बनी, बहुत सारी समितियां बनी, 4-5 समितियां बनी। उस समितियों के आधार पर क्या किया गया, निर्णय लिया गया। तो आइए उस क्रम में अपन सबसे पहले पहला समिति पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये पहला चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिक्रमा दी थी। फिर 9 दिसंबर से संविधान सभा का गठन कर लिया गया। संविधान सभा में गांधी जी के जो अनुयायी थे श्रीमन नारायण, उन्होंने क्या किया, मांग रखा, ग्राम स्वराज की मांग रखी, और संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कर ली गई। संविधान लागू, जो नीति निषेध तत्वों में रखा गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, और ये ग्राम पंचायत वाली जो व्यवस्था है वो 1949 में कहां रह गई, नीति निषेध तत्वों में रह गई। जब इस बात का पता चला, अंदाजा लगाया कि ये अनिवार्य नहीं हो गए, राज्य की इच्छा पर छूट गया है, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ कर दिया गया। और इस प्रारंभ किसने किया था, नेहरू जी ने। किसने शुरू किया था इसको, नेहरू जी ने से प्रारंभ किया था इस योजना को। और ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। जब ये योजना असफल हो गई तो एक समिति का गठन किया गया। आइए उस समिति के बारे में पढ़ते हैं कि वो समिति क्या थी और उस समिति की सिफारिशें क्या थी। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या नाम था, जो ये पंचायतों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समिति, अभी और भी समितियां हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय का नाम तो सब जानते ही होंगे। बलवंत राय का नाम जानते हैं कि नहीं? तो समिति मैं आपको बता दूं कि उस समिति का क्या नाम था, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। इस समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1957 में। ठीक, फिर से याद दिला देता हूं, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या हो गया, असफल हो गया। 2-4 साल तक चला। उस असफलता की कारण करने की जानने के लिए 1957 में किसकी स्थापना की गई, बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी असफलता को यही बताया कि जन भागीदारी का इसमें क्या रहा है, अभाव रहा है। क्या बताया उसने, कि जन भागीदारी का अभाव है। बलवंत राय मेहता कमेटी से भी पूछा गया कि भाई जन भागीदारी का है, इसको सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी से पूछा गया कि इसको सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे उन्होंने पहले बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं आप, किस स्तर पर, सबसे नीचे ग्राम, उसके नीचे जनपद और उनके नीचे जिला। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय फार्मूला पर आधारित है। आज वर्तमान में यही फार्मूले चलते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को जो आज वर्तमान में चल रहा है वो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये त्रिस्तरीय फार्मूला को किसने किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। कब, 1957। क्लियर, ये पहले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताया बलवंत राय मेहता समिति ने। अब जब त्रिस्तरीय फार्मूले को और इसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास कर लिए गए तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक डेट मैंने लिखा था इससे पहले, कौन सा डेट लिखा था, 2 अक्टूबर 1952, और राजस्थान का कौन सा जिला था, नागौर। ये डेट लिखा था। योजना क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर 1957 में फिर कमेटी बनी और फिर इस कमेटी ने सिफारिश जब दिया तो 2 अक्टूबर 1959, बस ये सन बदलता है, और कहां से, राजस्थान के नागौर से, वहीं से जहां से योजना
असफल हुई थी, वहीं से योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से यह योजना फिर से लागू कर दिया गया। किसको लागू कर दिया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया पहली बार। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? बलवंत राय मेहता समिति, जो इससे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, उसने त्रिस्तरीय पंचायत राज फार्मूले को सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की जाएगी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू कहां कर दिया गया? जहां ये योजना असफल हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। क्लियर? ये योजना जहां असफल हुई थी वही इस योजना को फिर से लागू कर दिया गया। और अब देख रहे हैं आप ये योजना कैसी रही, सफल हो गई। ये इसका उद्घाटन कर दिया गया और वहां पर भी पंडित नेहरू ने किया उद्घाटन, यहां पर भी पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया। ठीक, इसके बाद ये तो पहली बार, अगर आपसे पूछे सवाल पूछा हुआ, इससे पहले कई बार सवाल पूछे हुए हैं कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई? राजस्थान के नागौर। बताने दूसरी जगह, पहली जगह तो है, दूसरी जगह भी लागू की आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में। कौन से जिले में? महबूब जिले में। आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में ये 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर उसके कुछ ही दिनों बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिलों में दूसरी पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो वर्तमान स्ट्रक्चर में जो विद्यमान है, उसको कहां स्थापित किया गया? महबूब जिले में और राजस्थान के नागौर जिले में। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजों को आपको ध्यान रखनी होगी, परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीज है, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। 1960 में कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में लागू कर दी गई। 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में और 1964 में पश्चिम बंगाल में। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, शुरुआती राज्य हैं, इसलिए अपन इनका चर्चा कर रहे हैं। 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में, 62 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में और 1964 में पश्चिम बंगाल में क्या किया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। ठीक, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां हैं, उन समितियों के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन, कौन कौन सी और समितियां रही हैं और उन्होंने क्या सिफारिश दी थी। देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज का जो है, न सिर्फ एडीओ के लिए लाभदायक है, बल्कि बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग पंचायती राज व्यवस्था उसमें पूछता है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 5-7 नंबर आएंगे। अन्य समितियों में अपन देखते हैं। ठीक, कुछ और समितियां हैं, उनके नाम भी लिख लीजिए। सबसे पहले एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में तो हो ही गया, जब भी समितियों के बारे में आएगा। दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1977 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। 13 सदस्यीय समिति थी। कितनी सदस्यीय समिति थी?
अशोक मेहता समिति जो 1970 में स्थापित की 13 सदस्य थी, और इसमें जिस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय फार्मूलों को बताया था, इसने बताया द्विस्तरीय। और द्विस्तरीय में क्या थे, एक होना चाहिए ग्राम पंचायत और दूसरा होना चाहिए क्या, जिला पंचायत। इसने किसको खा गया बीच से, जनपद पंचायत वाली व्यवस्था को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक, अशोक मेहता समिति है दूसरी पंचायती व्यवस्था। और इसने कहा कि पंचायत का जो कार्यकाल हो कितने वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो। ठीक, अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई, 1977 में 13 सदस्य थी। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत को कार्यकाल इनका कितना था, अपना 4 वर्ष का रखा गया। सिफारिश की माना नहीं गया, अलग बात है। दूसरी इसकी समिति थी, दूसरी समिति पीवीके राव समिति। पहली कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति। दूसरी समिति कौन हुई, पीवीके राव समिति। इसकी स्थापना की गई 1985 में, 1985। ठीक, 1985 में इसकी स्थापना कर दी गई और इस समिति को एक नया नाम दिया गया, इसको कहा गया कार्ड समिति। किस समिति के नाम से जाना जाता है इसको, कार्ड समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने कहा कि पंचायतों का जो कार्यकाल, इसकी सिफारिश थी, इसने कहा कि नहीं 5 साल ही होने चाहिए। ठीक, कुछ खास नहीं दिए। अशोक मेहता समिति के बाद समिति पीके राव, इसने कार्यकाल कहा कि नहीं 5 वर्ष होनी चाहिए। बस इसने कहा कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए पंचायतों का, इसने कहा 5 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण समिति है ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है। ठीक, इसकी स्थापना की गई 1986 में। 1986 में ML सिंघवी समिति की स्थापना कर दी गई। ठीक, और इसमें जो सिफारिश की, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की, इसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। किसने कहा, सिंघवी ने कहा। ठीक, कि पंचायतों को क्या देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इसने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक, सिंघवी समिति ने सबसे पहली बार कहा 1986 में कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इन्हीं की सिफारिश को मानते हुए अपन क्या कर चुके हैं, संवैधानिक दर्जा दिए हुए हैं। 73वां 74वां जो संविधान है, जो आगे भी पढ़ने वाले हैं, वो संवैधानिक दर्जा अपने को देते हैं। अगली जो समिति है वो है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, यह स्थापित किया गया 1988 में। ठीक, और ये भी, ये संवैधानिक वाला जो मामला था, इसका समर्थन किया हो, किसका, कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका समर्थन कौन कर रहा है, पीके थुंगन समिति। अभी तक समर्थन ने मांगा नहीं था, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, इसका समर्थन कौन कर रहा है, थुंगन समिति ने किया। ठीक, और इसने एक विशिष्ट बात कही कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए। वित्त आयोग, क्या कहा इसने, कि राज्य वित्त आयोग। तो दोनों को याद रखिएगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा सिंघवी समिति ने भी कहा और थुंगन समिति ने भी कहा। इसमें निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात कही गई और इसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग, राज्यों को फंड देने के लिए, पंचायतों को फंड देने के लिए एक राज्य वित्त आयोग क्या करनी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। ठीक, इसके अलावा 2-3 और समिति हैं। एक है संथानम समिति, VNST
गाडगिल समिति और एक है सादिक अली समिति। ये तीनों को भी ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में है। इन्होंने भी पंचायत राज के संदर्भ में कुछ न कुछ क्या किया है, इन्होंने सिफारिश की थी। तो आप इन समितियों को याद रखिएगा। अशोक मेहता, बी.के. राव समिति, सिंघवी समिति, थुमन समिति। ठीक, अभी इन समितियों की चर्चा भी अपन करेंगे। इन दोनों समितियों की चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में है, निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में है, और राज्य विधायक इन्हीं की सिफारिश पर आगे बात बनती है, आगे टॉपिक बढ़ेगा। ठीक, मिटा दूं आगे, हो गया। ठीक, ये कुछ समितियां थी। इन समितियों से सवाल मिलकर पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सी समितियां इससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, या समितियों का संघ पूछा जा सकता है, समितियों की प्रमुख सिफारिशों का भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको तैयार कीजिएगा। दो समितियों का नाम मैं फिर से लिख देता हूं। एक है सिंघवी समिति और दूसरी समिति है थुम्बन समिति। ठीक, इन दोनों समितियों ने अगर देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। किसको? पंचायतों को। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के बारे में बात कही। दूसरा, चुनाव के बारे में बताया कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तीसरा, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में फंड देने के लिए बात कही। ये तीनों समितियों ने कही। इन सब समितियों के सिफारिश के आधार पर, किसकी समिति की सिफारिश पर? सिंघवी समिति और थुम्बन समिति के सिफारिश के आधार पर। किसकी समिति के आधार पर? सिंघवी समिति और थुम्बन समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, चुनाव और राज्य वित्त आयोग स्थापित करने के लिए सबसे पहली बार अगर किसी ने प्रयास किया तो प्रयास किया राजीव गांधी ने। किसने प्रयास किया? राजीव गांधी जी ने। ठीक, राजीव गांधी ने 1989 में, कब? 1989 में सिंघवी समिति और थुम्बन समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, निष्पक्ष चुनाव और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 1889 में एक क्या किया गया? विधेयक पेश किया गया। कहां? संसद में। लेकिन वो क्या हो गया? पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हो पाया। क्लियर? पहला अगर किसी ने प्रयास किया तो राजीव गांधी जी ने एक प्रयास किया, लेकिन वो क्या नहीं हो पाया? ये पारित ही नहीं हो पाया। लोकसभा में, राज्यसभा में क्या नहीं हो पाया? ये पारित नहीं हो पाया। 1989 में जो बिल लाया गया था वो बिल क्या हो गया? फ्यूज हो गया। ठीक, ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1992 में ये वेरी आईएमपी है, भूलना नहीं होगा इसको। 1992 में इसकी सरकार थी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक, 1992 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, संसद में से भेजा गया और 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को एक ही दिन 1992 में, कब? 1992 में ही लोकसभा में, और 23 दिसंबर को कब? राज्यसभा में पारित करा लिया गया। क्लियर? कौन सा विधेयक? इसके संदर्भ में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने, चुनाव कराने और राज्य वित्त आयोग की स्थापना के संदर्भ में। अब
जो 73वां संविधान संशोधन था वो क्या गया, एक तो, और इसमें अनुच्छेद क्या जोड़े गए, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक करीब 16 अनुच्छेद जोड़े गए। नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। क्लियर, पंचायतों को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। 22 दिसंबर को लोकसभा में पारित हो गया और 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक लगभग 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। और कहां कर लिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं सूची में 29 विषयों का इसमें नोट किया गया कि 29 विषयों पर ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक, इतना ही नहीं, ये जो है 22 दिसंबर को होने पर 17 राज्यों को समर्थन के लिए गया। उसी समय 17 राज्यों ने क्या किया, समर्थन दिया और इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर थे वो किस कब किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को किसने हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए। लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू का डेट अलग है, वो ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ, ये 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993। क्लियर, 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के को जो 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित कर लिया गया। 17 राज्यों ने इसे समर्थन दिया। 17 राज्यों के समर्थन के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया, ये लागू कर लिया गया। और इस तरीके से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव और राज्य वित्त आयोग की स्थापना के संदर्भ में क्या कर दिया गया, कानून पास कर दिया गया। ठीक है, ये आपका क्या था मूल। जब तक ये पहले था, जब तक वो पारित नहीं हुआ था, वो कब तक का घटनाक्रम है, प्राचीन भारत से लेके वर्तमान भारत में जब तक वो पारित नहीं हुआ था तब तक की घटना है। ठीक, इसके बाद ये जो 73वां संविधान संशोधन जो 16 अनुच्छेद, जिसमें 243 से लेकर अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, 16 अनुच्छेद है। 11वीं सूची 29 विषय जोड़े गए हैं और 24 अप्रैल को जो लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब पूरा अधिनियम पर चर्चा करेंगे कि अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, वो अधिनियम मतलब उन अधिनियमों पर क्या प्रावधान रखे गए थे, कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए थे, उन अनुच्छेदों में किन चीजों को रखा गया था। ऑनलाइन में जितने लोग भी हैं उन लोगों से भी है कि जो आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हम उन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आपको चर्चा कर सकते हैं। जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, अपन उस डाउट के पर चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में सभी सवाल इकट्ठे कर लिए जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में एक साथ हम उन पर क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा आप सब बता सकते हैं। ठीक है, और देर से अभी एक सप्ताह अपन 1 घंटे की क्लास रखेंगे। आप अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए इस क्लास में शामिल होने के लिए, जो भी इनमें शामिल होना चाहते हैं। अभी शुरुआती 7 दिनों तक ये क्लासेस फ्री हैं, सबके लिए हैं। अगर क्लास सबको अच्छी लगती है, कंटिन्यू फिर कर सकते हैं। सारे विषयों को अपन ठीक ठाक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।